एपिसोड 746। जनरल ने कहा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जॉफरी जख्मी हो गया है और अब मेरा मुशीर नहीं रहेगा। ये बात सिर्फ मैं और लंबूटा जानते हैं कि मेरे असल मुशीर तुम हो। आप मेरे कदरदान हैं, ये मेरी इज्जत अफजाई है। मिस्टर हॉलीमैन, कोई 15 मिनट पहले जॉन लमूडा मेरे दिमाग में आया था और देर तक अहम मामलात पर गुफ्तगू करता रहा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद भी मैं किसी अजनबी को अपने अंदर महसूस करता रहा। होलीमैन ने कहा, गोया कोई टेलीपैथी जानने वाला अहम राजों से वाकिफ हो गया है। मुझे शुबा था कि वो छुपकर बातें सुनने वाली मैरीना ही होगी। क्या अब शुबा नहीं है? जनरल ने उसे बताया कि सेक्रेटरी के दिमाग में किसी ने आकर शरारत की थी। अगर वो मैरीना होती तो खुद को यूं ना छुपाती, क्योंकि उसकी दुश्मनी रोज़े रोशन की तरह अया है। साफ जाहिर हो जाने के बाद छुपना सरासर हिमाकत है। हॉलीमैन ने कहा, आप ये पहलू देखें कि वो हस्ती छुपना नहीं चाहती है, आपको उलझाना चाहती है। उसे चाहिए था कि मिस्टर लमूडा के जाते ही वो आपके अंदर से चली जाती, लेकिन उसने दिमाग में रुककर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, फिर सेक्रेटरी के जरिए आपको परेशान किया। मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि मैरीना ऐसी शरारत या हिमाकत नहीं करेगी। ये कोई और ही ख्यालखानी करने वाला है। यही तो परेशानी की बात है, कोई हमारे इतने करीब कैसे पहुंच गया है। हो सकता है मरीना की पुष्पनाही करने वाला फरहाद तुम्हें उलझनों में मुब्तला करके तुम्हें परेशानी में मुब्तला रखना चाहता हो। मुझे भी यकीन है कि यह मरीना या फरहाद की चालबाजी है। जब तक सबूत ना मिले यकीन नहीं करना चाहिए। मिस्टर हॉलीमैन, उन दोनों के सिवा कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मास्कमैन को नज़रअंदाज ना करो, वो हमारा तुम्हारा असली दुश्मन है। उसकी ख्यालखानी करने वाली एल्पा ऐसा कर सकती है, फिर तंजीम वाले हुक्काम पर भी शुबा किया जा सकता है। नहीं मिस्टर हॉलीमैन, हम तंजीम वालों को टेलीपैथी का सहारा दे रहे हैं। वो हमारे एहसानमंद हैं। वो एहसानमंद बनकर हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंच सकते हैं। तंजीम वालों की दोगली चालों की कई मिसालें मौजूद हैं। हमने फरहाद के खिलाफ अपने 3 टेलीपैथी जानने वाले उन्हें दे दिए। क्या उन्होंने हमें ये बताने की जहमत की है कि उन्होंने टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन का ब्रेन ऑपरेशन किया है और उसे पहले से ज़्यादा ज़हीन और अपना वफादार बना लिया है? उन्होंने ये बात हमसे इसलिए छुपाई है कि यह उनके मुल्क का दाखिली मामला है, मगर सुराग रसानों से कोई बात छुपी नहीं रहती। उसी वक्त जॉन लमूडा ने जनरल के दिमाग में आकर कोर्ट वर्ड्स अदा किए। जनरल ने कहा, मैं मिस्टर होलीमैन से गुफ्तगू कर रहा हूं। तुम्हें इत्तला मिल गई होगी कि हमारी गुफ्तगू के दौरान कोई तीसरा मेरे दिमाग में मौजूद था। हाँ, यही सुनकर आया हूं। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में आने वाला कोई भी हो, वो बार बार धोखा देकर नहीं आ सकेगा, इसलिए उसने सेक्रेटरी के जरिए आपको परेशान किया था। जनरल ने होलीमैन से रब्ता ख़त्म करके कहा, होलीमैन का ख्याल है हमें दूसरे पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में आने वाली एल्पा भी हो सकती है और जे मॉर्गन भी। ये जल्द ही मालूम हो जाएगा, लेकिन इस मुदाखलत ने आपको बहुत सी अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोक दिया है और आपको एक ही तरफ उलझा कर रख दिया है। प्लीज़ आप अपने दिमाग में आने वालों को वक्ती तौर पर फरामोश कर दें, अपने आसपास हिफाजती इंतजामात को और सख्त कर दें और अपने अहम कामों की तरफ पूरी तवज्जो दें। मुझे यकीन की हद तक शुबा है कि फरहाद आपको उलझा रहा है। आप उसकी चाल में ना आए। मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा। वो रुखसती कलिमात अदा करके चला गया। जनरल ने चंद सेकंड तक इंतज़ार किया, फिर पूछा, मिस्टर लम्बूटा, और कुछ कहना चाहते हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने सख्त लहजे में पूछा, मिस्टर लम्बूटा, तुम मेरे अंदर खामोश हो या जा चुके हो? उसे फिर जवाब नहीं मिला। उसने सांस रोक ली। तब उसे महसूस हुआ कि दिमाग पराई सोच की लहरों से खाली हो चुका है। जो भी छुपा हुआ था वो जा चुका है। अब ये मामला और ज़्यादा तशवीशनाक हो गया था। आखिर वो कौन है जिसे दोबारा ये मालूम हो गया कि लमूडा किस वक्त जनरल के दिमाग में आ रहा है? लिहाजा उस दुश्मन ख्यालखानी करने वाले को भी ठीक उसी वक्त जनरल के अंदर चले आना चाहिए। दूसरी बार आना भी एक इत्तेफाक हो सकता था। अब तीसरी बार उस अजनबी को आजमाना था। अगर वो तीसरी बार भी लमूडा की आमद के साथ जनरल के अंदर आएगा तो ये साबित हो जाएगा कि उस अजनबी ख्यालखानी करने वाले ने लमूडा की किसी कमजोरी को पा लिया है। उसे किसी तरह पता चल गया था कि लमूडा जनरल के दिमाग में जा रहा है। यूं भी वो उसके पीछे चला आता है। जनरल बुरी तरह उलझ रहा था और खुद को नॉर्मल रखकर दूसरे मामलात पर तवज्जो देना चाहता था। उसने फिर टेलीफोन के जरिए अपने खास मुशीर होलीमैन से रब्ता किया। फिर उससे कहा, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी तब्दील कर दो और हिफाजती इंतजामात और सख्त कर दो।
मैं सुकून से दूसरे मामलात पर तवज्जो देना चाहता हूं। वो ये हुक्म देकर रिसीवर रखने के बाद बावर्ची को बुलाकर ये कहना चाहता था कि आज उसके हाथ का तैयार किया हुआ खाना नहीं खाएगा। वो अपने किसी मुलाजिम पर भरोसा नहीं करना चाहता था। अपने तौर पर भी रिहाइशगाह के अंदर तब्दीलियां करना चाहता था। ऐसे ही वक्त जॉन लमूडा ने दिमाग में आकर कोर्ट वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, आपके सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि आधे घंटे पहले हमारी गुफ्तगू के दौरान कोई तीसरा शख्स आपके दिमाग में मौजूद था। क्या ये सच है? जनरल ने हैरानी से कहा, मिस्टर लंबूडा, ये तुम्हें क्या हो गया है? अभी तुम मुझसे बातें करके गए हो। मैंने ये बातें की हैं? नो सर, मैं एक मामले में मसरूफ था। सेक्रेटरी से इत्तला मिलते ही फौरन ना आ सका। अभी आया हूं। आखिर ये क्या चक्कर है? जनरल ने कहा, ओ गॉड, मैं समझ गया। वो अजनबी दुश्मन तुम्हारे कोर्ट वर्ड्स अदा करके मेरे पास आया था और मैं धोखा खा गया था। सर, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। हमें फौरन ही कोड वर्ड्स को बदल देना चाहिए। अब मैं नए कोड वर्ड्स के साथ आया करूंगा। ठहरो, नए कोड वर्ड्स अभी ना कहना। चंद सेकंड्स के लिए जाओ, फिर वापस आओ। वो चला गया। जनरल ने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि वो फ्रॉड ख्यालखानी करने वाला मौजूद नहीं था। लमूडा ने चंद सेकंड्स के बाद आकर पूछा, क्या आप मुतमईन हैं? हाँ, नए कोड वर्ड्स बताओ। लमूडा ने कहा, फरेबी को मारने से पहले फरेब को समझना लाजमी है। ठीक है, मैं ये कोड वर्ड्स याद रखूंगा। प्लीज कोशिश करो और जल्द से जल्द मालूम करो आखिर ये मेरे दिमाग में आने वाला कौन है। मैं मालूम कर लूंगा सर, आप इत्मीनान से दूसरे मामलात पर तवज्जो दें। मैं जल्द ही राब्ता करूंगा। सो फार। वो चला गया। दिमाग पर आई सोच की लहरों से खाली हो गया। ये पता चल रहा था कि इस बार वो फ्रॉड उनके दरमियान मौजूद नहीं था। दोपहर को नए सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इत्तला दी, मैरीना फोन पर गुफ्तगू करना चाहती है। जनरल ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं जनरल बोल रहा हूं। मैं मैरीना हूं, अपने 5 ख्यालखानी करने वालों का मुतालबा कर रही हूं। उन्हें मेरे हवाले कर दो। बकवास मत करो। तुमने हमारे 8 ख्यालखानी करने वालों को मार डाला है। तुम दुश्मनों से मिलकर अपने ही मुल्क का नुकसान कर रही हो, और तुम मुझसे दुश्मनी करके कौन सी वतन दोस्ती का सबूत दे रहे हो? मैंने जो 8 मारे हैं वो महज एक नमूने के तौर पर वार्निंग है। इसके बाद तुम्हारी और जॉन लमूडा की बारी आएगी। क्या तुम हमें कमज़ोर समझती हो? मैं दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझती, लेकिन अहमक समझती हो, इसलिए मेरे दिमाग में छुप कर आती हो। वो ताज्जुब से कहने लगी, मैं और तुम्हारे दिमाग में छुप कर आती हूँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी योगा की महारत ख़त्म हो चुकी है? कोई भी ख्यालखानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब लमूडा मेरे दिमाग में आता है, उसके पीछे कोई दूसरा भी चुपचाप चला आता है। मुझे यकीन है कि वो तुम हो। तुम्हारा यकीन तुम्हें गुमराह कर देगा। तुम मुझ पर शुबा करते रहोगे और कोई इसी तरह धोखा देते हुए तुम्हारे दिमाग पर छा जाएगा। अगर तुम नहीं आती हो तो साफ जाहिर है फरहाद मेरे दिमाग में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पापा मुझे बताए बगैर मेरे मुल्क के किसी मामले में कदम नहीं उठाते हैं। आहा, पापा, तुम फराद अली तैमूर को पापा कहने लगी हो? यानी अपनी इज्जत आबरू उसके किसी बेटे के हवाले कर चुकी हो? इस पर हुब्बुल वतनी का दावा करती हो? अरे, जो लड़की अपनी आबरू दुश्मन को दे देती है, उसे वतन की आबरू बेचते कितनी देर लगती है? बकवास ना करो। मैंने आबरू का सौदा नहीं किया है, मोहब्बत की है, और जल्द ही पारस से शादी करने वाली हूं। आज ये तस्दीक हो गई कि तुम हमारे दुश्मनों की फहरिस्त में नंबर 1 हो। तुमने इसीलिए जॉफरी वॉल्टन को जख्मी किया था कि फराद उसके दिमाग से वो खुफिया जगह मालूम कर ले जहां ट्रांसफार्मर मशीन छुपाई गई है। अब वो तुम्हारी मेहरबानियों से उसे जल्द ही तबाह कर देगा। ये गलत है। तुम खामखा शुबा कर रहे हो। मेरे जीते जी फराद की फैमिली का कोई भी फर्द उस मशीन की तरफ रुख नहीं करेगा। मैं तुम्हें समझाती हूँ, दुश्मनी में अंधे होकर सिर्फ मेरे पापा के खानदान वालों को दुश्मन न समझो। तुम्हारे दूसरे दुश्मन पापा के नाम से वारदात कर सकते हैं। हमारा कोई और दुश्मन नहीं है। एक नहीं, बेशुमार दुश्मन है। जब तक मास्कमैन उस ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा हासिल नहीं करेगा या उसे तबाह नहीं करेगा, उस वक्त तक सुकून से नहीं रहेगा। फिर तंजीम वालों को क्यों नज़रअंदाज करते हो? बारहा उनसे ब्लैकमेल होते रहे हो, फिर भी उन्हें दोस्त समझते हो। तुम्हारे सोचने का अंदाज तुम्हें ले डूबेगा। अगर तुम दोस्त होने का दावा करती हो तो खुद को यहां जाहिर कर दो। दुश्मन की तरह छुप कर न रहो। छुप कर रहने के बावजूद जॉन लमूडा ने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाहिर होते ही तुम लोग मेरा कीमा बना दोगे। चलो, हम पर एतबार न सही, मुल्क की खातिर अपने यार के साथ यहां से चली जाओ।
मेरे 5 ख्याल खानी करने वाले वापस कर दो, चली जाऊंगी। वो 5 इस मुल्क की अमानत थे और ये तुम्हारा भी मुल्क है। तुम्हारा मुतालबा सरासर नाजायज़ है जनरल, तुम्हारा वजूद ही नाजायज़ है, इसलिए मुझसे जायज़ और नाजायज़ की बातें ना करो। अगर तुम ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहना चाहते हो तो फ़ौज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दो, वरना मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाकर कोई माकूल जनरल तुम्हारी जगह ले आऊंगी। जनरल ने जवाब नहीं दिया, राब्ता ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद दिमाग में जॉन लमूडा की आवाज़ सुनाई दी। वो पुराने कोड वर्ड सुना रहा था। जनरल ने सांस रोक ली। साफ जाहिर था कि दिमाग में लमूडा बनकर आने वाले को नए कोड वर्ड्स का इल्म नहीं था, इसलिए वो पुराने मखसूस अल्फाज अदा कर रहा था। दूसरी बार फिर वही जॉन लमूडा की आवाज़ और वही पुराने कोड वर्ड सुनाई दिए। जनरल ने फिर सांस रोक ली। आने वाले को गालियां देते हुए कहा, जलील कमीने, अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, तुम मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। 10 मिनट के बाद नए सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इत्तला दी कि मिस्टर लमूडा फ़ोन पर हैं। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो लमूडा, खूब वक्त पर आए हो। अभी वो मक्कार टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लमूडा ने फ़ोन पर कहा, जनाब वो मैं था। मैंने 2 बार आपसे रब्ता करने की कोशिश की, दोनों बार कोड वर्ड्स अदा किए, फिर भी आपने सांस रोक ली। क्या कह रहे हो? अगर तुम आ रहे थे तो तुमने पुराने कोड वर्ड्स क्यों अदा किए? नए कोड वर्ड्स क्यों नहीं सुनाए? नए कोड वर्ड्स? हमारे दरमियान अभी नए कोड वर्ड्स तय नहीं हुए हैं। क्या आप फिर धोखा खा रहे हैं? क्या थोड़ी देर पहले तुमने मेरे दिमाग में आकर नए शनाख्ती अल्फाज तय नहीं किए थे? बिल्कुल नहीं। मैं उस वक्त आया था जब आप मिस्टर होलीमैन से गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद अब आया हूं। इस दरमियान अगर कोई आया था और उसने नए कोड वर्ड्स मुकर्रर किए हैं तो ये सरासर फरेब है। जनरल ने झुंझलाकर कहा, ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? मैं कैसे यकीन करूं कि वो गलत था और तुम दुरुस्त हो? सीधी सी बात है, मैं फोन पर बोल रहा हूं। वो फरेबी आपको फोन पर धोखा नहीं दे सकेगा। कैसी बातें करते हो? जो दिमाग में आ सकता है क्या वो फोन पर बातें नहीं कर सकता? मैं समझ गया हूं, मुझे बुरी तरह उलझाने के लिए गहरी चालें चली जा रही हैं। तुम वाकई जॉन लमूडा हो या नहीं, पहले मैं अपने तौर पर तस्दीक करूंगा, फिर तुमसे गुफ्तगू करूंगा। फिलहाल यहां से जाओ। उसने रिसीवर रख दिया। दोनों हाथों से सर थाम कर सोचने लगा, जो कुछ हो रहा है इसका फौरन तोड़ करना होगा। दुश्मन बड़ी चालाकी से हमारे अंदर जगह बना रहा है। ऐसे वक्त अपने मुशीर से ही अहम मशवरे किए जा सकते थे। उसने होलीमैन से फ़ोन पर रब्ता किया। होलीमैन ने कहा, सर इस वक्त मिस्टर लमूडा मेरे दिमाग में है, आपके मौजूदा प्रॉब्लम के मुताल्लिक बातें कर रहे हैं। जनरल ने कहा, सांस रोक लो, फिलहाल सिर्फ मुझसे बातें करो। होलीमैन ने हुक्म की तामील की। सांस रोककर जॉन लमूडा को दिमाग से निकाला, फिर कहा, वो जा चुका है। वाकई ये मसला पैदा हो गया है कि हमें किस जॉन लमूडा पर भरोसा करना चाहिए, वो जो पुराने कोड वर्ड्स अदा कर रहा है या वो जो नए कोड वर्ड्स मुकर्रर कर चुका है। तुम क्या कहते हो? फिलहाल किसी पर भरोसा ना किया जाए। जो झूठा और फ्रॉड है वो जल्द ही जाहिर हो जाएगा। जब तक वो जाहिर नहीं होगा तब तक जॉन लमूडा हमारे किसी काम नहीं आ सकेगा। हमारे बहुत से काम रुक जाएंगे। आपने एक दूसरा टेलीपैथी जानने वाला फराद का हमशक्ल पैदा किया है। उसे हर पहलू से फराद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरा मशवरा है उसे अब मैदान अमल में लाया जाए। इतनी उजलत में उसे इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कोई गलती कर बैठेगा। हम उसे फिलहाल जाहिर नहीं होने देंगे। वो डमी फराद बनकर ही खुफिया तौर पर हमारे काम आता रहेगा। हम उसे बहुत ही महदूद काम देंगे ताकि दुश्मनों से उसका सामना ना हो। वो अपने ट्रेनिंग सेंटर की हदूद से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक कहते हो। जॉन लमूडा को कुछ दिनों के लिए फारिग कर रहा हूं। टेलीपैथी के मामले में हमें एक नए जहन की ज़रूरत है। यूं डमी फराद की अमली ट्रेनिंग भी होती रहेगी। जॉन लमूडा को यह हुक्म सुनाया गया कि वो फिलहाल आराम करे और अगर मसरूफ़ रहना चाहता है तो मालूम करे कि वो दुश्मन कौन है जो लमूडा बनकर धोखा दे रहा है। जब तक उसकी असलियत मालूम ना हो तब तक जॉन लमूडा जनरल से कभी रब्ता ना करे। मैं सोनिया के साथ स्विट्ज़रलैंड से निकल आया था। सोनिया कुछ अरसा मारिया के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए हम लंदन आ गए थे। मैंने पूछा, तुम्हें इतने अरसे बाद मारिया क्यों याद आ गई है? सोनिया ने कहा, तुम्हें बहुत अरसे बाद याद आ रही है। जब तक मैं पेरिस से दूर फरहाद की फैमिली के लिए नई बस्ती आबाद करती रही, वहाँ ज़रूरियात का तमाम सामान पहुँचाती रही, उस वक्त तक मारिया मेरे ही साथ रहा करती थी। अब वो फिर मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा, क्यों ना हम अपनी नई बस्ती फरहाद विलेज में जाकर रहें?
रह सकते हैं, लेकिन मेरी और तुम्हारी डमी वहां पहले से मौजूद है ताकि दुश्मनों की बू मिलती रहे। हाँ, दुश्मन स्विट्जरलैंड में नाकाम होने के बाद फरहाद विलेज का भी मुहासरा करेंगे। हमारी वजह से डमी सोनिया और फरहाद को जान का खतरा है। हमें उनकी हिफाजत के लिए वहां दूसरी हैसियत से मौजूद रहना चाहिए। सोनिया ने मारिया से पूछा, फरहाद विलेज चलोगी? मम्मा, मेरा बस चले तो कदम कदम पर साथ चलूं, आपके साथ कांटों के बिस्तर पर सोती रहूं। मगर कभी आप और कभी पारस मेरा साथ छोड़ देते हैं। और तुम साथ छोड़ने की वजह जानती हो? जी हाँ, वो बात पुरानी हो चुकी है। पहले मैं ऐप नॉर्मल थी, उससे मैं दुश्मनों को और प्यार में पारस को डस लेती थी। लेकिन अब तो मैं मुहस्सिब हो गई हूं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्मल हूं और सोसाइटी के आदाब अच्छी तरह जानती हूं। क्या फाइटिंग और एक्शन में रहने की मशक़ें जारी हैं? जी हाँ, आपके साथ रहूंगी तो रही सही कमी पूरी हो जाएगी। मैंने मारिया के वालिदैन से कहा, क्या आप इसे हमारे साथ जाने की इजाज़त देंगे? बाप ने कहा, यह आपकी मेहरबानियों से हमें मिली थी, आप इसकी भलाई के लिए कहीं भी ले जाएं। मैं भलाई का वादा नहीं करता, क्योंकि कदम कदम पर दुश्मन नामेहरबान है। हम हमेशा खतरात से खेलते आए हैं। मारिया की मां ने कहा, हमने हत्तुल इम्कान इसे दुश्मन हालात से निमटने की तरबियत दिलाई है। आज की दुनिया खतरात से भरपूर है। यह आप लोगों के साथ रहेगी तो फौलाद हो जाएगी। बाप ने कहा, सीधी सी बात है, ये जब से हमें मिली है हमने इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ पारस की हुकूमत देखी है। हमारे रोकने से ये नहीं रुकेगी। इसके मैके से रुखसत होने की उम्र हो चुकी है। माँ ने पूछा, इतना बता दो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा, हम यहाँ से पेरिस जाएंगे, फिर पेरिस से स्टेट्स के किसी शहर में जाएंगे। मैंने झूठ कह दिया था कि वहाँ जाएंगे। हमारी ताक में रहने वाले दुश्मन मारिया के वालिदैन के दिमागों में आकर चोर ख्यालात पड़ सकते थे। वो उनके जरिए ये मालूम कर सकते थे कि हम मारिया को लेकर फरहाद विलेज गए हैं। लिहाजा मुझे मसलहतन झूठ बोलना पड़ा था। हम फ्रांस के एक हेलीकॉप्टर में लंदन से रवाना हो गए। सफ़र के दौरान मेरीना ने मुझे मुखातिब किया। कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, पापा, एक बात पूछने आई हूँ। पापा, समझती हो तो इजाज़त के बगैर पूछो। क्या आप जनरल के दिमाग में जाते हैं? मैं कैसे जा सकता हूँ? वो सांस रोक लेता है। आप जॉन लमूडा की आवाज़ और कोड वर्ड्स के जरिए जनरल के अंदर पहुँच सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं है। जब इतना अच्छा मौका सामने है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं ज़बान का धनी हूँ, तुमसे कह चुका हूँ, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे मुल्क में कोई बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। अगर हमें नुकसान पहुंचता होगा तो पहले मैं तुमसे शिकायत करूंगा। तुम शिकायत दूर करने के काबिल नहीं रहोगी तो फिर मैं हरकत में आऊंगा। शुक्रिया पापा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वैसे आपने ट्रांसफार्मर मशीन के मुतालिक बहुत कुछ मालूम किया होगा। हाँ, बेशक मालूम किया है। तुम जॉफरी वॉल्टन को जख्मी छोड़कर आई थी। उसके दिमाग में कोई भी जाकर बहुत से अहम राज मालूम कर सकता था। मैंने भी मालूम किया, क्योंकि मालूमात हासिल करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। किसी भी बुरे वक्त के लिए यह ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि मैं कभी आप लोगों पर बुरा वक्त लाऊंगी? हमारे तुम्हारे सोचने और अहद करने से कुछ नहीं होता। कभी हालात ऐसे पेश आते हैं जिसकी हम कभी तवक्को नहीं करते। खुदा न खास्ता तुम कभी बीमार हो जाओ, ख्याल खानी के काबिल न रहो, या दुश्मनों के सामने बेबस हो जाओ और हमें ज़रूरी मालूमात फराहम न कर सको, तो ऐसे में हमारी अपनी मालूमात काम आएंगी। आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन कभी गलतफहमी भी पैदा हो जाती है। कोई गलतफहमी हो चुकी है तो बताओ। आपने जख्मी जॉफरी वॉल्टन के दिमाग में जाकर लमूडा के मखसूस कोड वर्ड्स मालूम किए। अब कोई उन्हीं कोड वर्ड्स के जरिए जनरल के दिमाग में आ चुका है। अगर वो आप नहीं है तो फिर मैं हूं, क्योंकि जॉफरी के पास जाने वाले हम दोनों हैं। तीसरा कोई नहीं है। तीसरा क्यों नहीं है? क्या जनरल के तमाम दुश्मनों का हिसाब लगा चुकी हो? जॉफरी वॉल्टन जख्मी था, उसका दिमाग टेलीपैथी जानने वालों के लिए खुली किताब की तरह था। क्या मास्कमैन की एल्पा ये किताब नहीं पढ़ सकती? क्या तंजीम वालों का जे मॉर्गन उसके दिमाग में नहीं आ सकता? ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट की तरह जनरल का और कोई ख्याल खानी करने वाला कतार नहीं बन सकता? क्या जनरल की आस्तीन में सांप नहीं होंगे? जी हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। खुदा करे कि जनरल का शुबा आप पर गलत हो। मेरीना, अभी तुम बच्ची हो, जनरल की आड़ ना लो। तुम्हें मुझ पर शुबा है और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पाता। ये बीमारी बढ़ती ही जाती है। मैं पेशगोई करता हूं कि जो भी जनरल के दिमाग में लमूडा बनकर आ चुका है वो ट्रांसफार्मर मशीन के मुताल्लिक भी बहुत कुछ मालूम कर चुका है। अगर कभी उसने मशीन को नुकसान पहुंचाना चाहा तो तुम मुझ पर ही शुबा करोगी।
बेहतर है मेरे पास वक्त ज़ाया ना करो। जनरल को अकल सिखाओ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ट्रांसफार्मर मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। अब जाओ और मेरा मूड ख़राब ना करो। मैंने सांस रोक ली। वो दिमाग से निकल गई। मैंने सोनिया को उसके मुताल्लिक बताया। सोनिया ने कहा, मैरीना 2 कश्तियों पर सवार है। अपने वतन की मोहब्बत भी है और पारस से इश्क भी है। न वतन की मोहब्बत दिल से निकाल सकती है, न पारस से जज्बाती रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन ये हमारे बेटे के लिए किसी भी वक्त मुसीबत बन सकती है। मैं बेटे को समझाता हूँ कि वो बेशक मरीना को दिल से चाहे, उसे कभी धोखा ना दे, लेकिन उससे धोखा भी ना खाए। इसके लिए उसे पहले से मोहतात रहना चाहिए। मैंने पारस के पास आकर कोर्ट वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, खैरियत है बेटे? आप 15 मिनट बताएं। मैं वापस आ गया। सोनिया से कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, जनरल के दिमाग में लमूडा बनकर कौन गया होगा? वो कहने लगी, मुझे तो ये तंजीम वालों की चाल लगती है। मास्कमैन को नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर रही हूं। वो भी एल्पा को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन तंजीम वालों की मक्कारियों को उनकी एक फितरी आदत से पहचाना जा सकता है। वो आदत क्या है? सांप की फितरत है टसना। तुम सांप को दूध पिलाओ और वो पीते वक्त टसेगा। तंजीम वालों को लाख दूध पिलाओ, लाख उन पर एहसानात करो, वो एहसानात मानते जाएंगे और टसते भी जाएंगे। आजकल उन्हें टेलीपैथी की इमदाद दे रहा है एक बड़ा मुल्क। ऐसे वक्त जे मॉर्गन जनरल के दिमाग में शैतानी हरकत करेगा तो जनरल कभी तंजीम वालों पर शुबा नहीं करेगा। और यही तंजीम वालों की कामयाब सियासत है कि ठीक दूध पीते वक्त दूध पिलाने वाले को डस लो ताकि तुम पर कोई शुबा ना करे और तुम मिस्कीन और एहसान मंद नजर आते रहोगे। सोनिया की बातों में वजन था। मैंने तंजीम वाली फौज के एक अफसर के दिमाग में पहुंचकर उसके चोर ख्यालात पढ़े। उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था। उसके जरिए ताज़ा तरीन खुफिया मालूमात हासिल होती रहीं, लेकिन वो अफसर जे मॉर्गन के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था। उसे हमारी तरह इतना ही अंदाज़ा था कि अब उसका नाम जे मॉर्गन नहीं रहा होगा और उसकी आवाज़ और लहजा बदल दिया गया होगा। अलबत्ता ये मालूम हुआ कि बड़े मुल्क से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक सुरागरसां आए हैं और उन तीनों को सख्त पैरे में रखा जाता है। उनकी हिफाजत के लिए ख़ास फौजी दस्ता आया था। जहां उन तीनों की रिहाइशगाह थी, वहां सिर्फ 2 तंजीम वाले हुक्काम और 2 तंजीम वाले फौजी अफसर जा सकते थे। इतनी एहतियात और हिफाजती इंतजामात को देखते हुए यकीन से कहा जा सकता था कि वो तीनों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सुरागरसां दरअसल टेलीपैथी जानने वाले थे, इसलिए उन्हें गैर मामूली अहमियत दी जा रही थी। पिछली बार मैं एक ऐसे ही आला हाकिम के दिमाग में पहुंच गया था जो ख्वाब आवर गोलियां खाकर सोया करता था। ऐसे वक्त उसने मुझे अपने दिमाग में महसूस नहीं किया था और मैंने उसके अंदर जाकर पापा डोग की खुफिया रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया था और यूं पापा डोग का खात्मा हो गया था। इस बार उन 3 टेलीपैथी जानने वालों को किसी खुफिया अड्डे में छुपाकर नहीं रखा गया था, लेकिन उनके आसपास सिर्फ योगा के माहिर फौजी जवानों को रखा गया था। 2 तंजीम वाले हुक्काम और 2 फौजी अफसरान के मुताल्लिक भी पूरी तरह तस्दीक की गई थी कि वो कोई नशा आवर या ख्वाब आवर दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं और कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों में नहीं आ सकेगा। बेशक निहायत समझदारी से बड़े सख्त इंतजामात किए गए थे। फिलहाल मैं कोई रास्ता नहीं बना सकता था और फिलहाल मुझे कोई रास्ता बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। जब ज़रूरत होगी तो तवज्जो दूंगा और तवज्जो दूंगा तो कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अभी मैं सिर्फ मालूमात हासिल कर रहा था। जिस आला अफसर के दिमाग में था, उसकी ड्यूटी एक ऐसे बंगले में थी जिसके सामने 10,000 गज के प्लॉट पर एक बहुत बड़ी कोठी थी। उसी कोठी में वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले रहते थे। आला अफसर दूर से उनकी निगरानी के लिए अपने अमले के साथ सामने वाले बंगले में रहता था। अचानक वो कुछ कमजोरी सी महसूस करने लगा। पता चला आसपास के फौजी जवान भी ड्यूटी पर अलर्ट नहीं हैं। उन्हें गन लेकर खड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो कमजोरी से बैठ गए थे। मैंने अफसर को टेलीफोन की तरफ दौड़ाया। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। अफसर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं 3 बड़े मुल्क के मेहमानों की रिहाइशगाह से सिक्योरिटी अफसर बोल रहा हूं। यहां कुछ गड़बड़ हो रही है। हम सब अचानक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी अफसर के दिमाग में छलांग लगाई। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैं उसे दौड़ाता हुआ एक टेलीपैथी जानने वाले के कमरे में ले गया। वो कमरा अंदर से बंद था। सिक्योरिटी अफसर ने दस्तक देते हुए पूछा, सर आप खैरियत से हैं? अंदर से आवाज आई, खैरियत नहीं है, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। फौरन हमारे खास डॉक्टर को बुलाओ। मैं उस ख्यालखानी करने वाले के अंदर पहुंच गया। उसने एहतियातन दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था ताकि कोई दुश्मन हमला करने के लिए अंदर ना घुस आए।
और उसे शुबा था कि यह किसी दुश्मन ख्यालखानी करने वाले की ज़बरदस्त चाल है। उसने अपनी दिमागी तवानाई को आजमाने के लिए ख्यालखानी की परवाज़ की। मैंने चुपके से परवाज़ को सहारा दिया। वो दूसरे टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में पहुंचकर कहने लगा, रॉबर्ट फिशर्स, मैं वॉल्कर बोल रहा हूं। तुमने सांस नहीं रोकी, इसका मतलब है तुम भी दिमागी कमजोरी में मुब्तला हो गए हो। ठीक कहते हो वॉल्कर, क्या तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? हाँ, चलो हम अपने तीसरे साथी रॉजर की खैरियत मालूम करें। वॉल्कर तीसरे साथी रॉजर के दिमाग में आया, लेकिन रॉबर्ट फिशर ख्यालखानी की परवाज न कर सका क्योंकि मैं वॉल्कर को सहारा दे रहा था। फिशर सहारे के बगैर अपनी जगह रह गया। उधर तीसरा साथी रॉजर पूछ रहा था, तुम ऐसी हालत में कैसे ख्यालखानी कर रहे हो? वॉल्कर ने कहा, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, मेरी दिमागी तवानाई भी जवाब दे रही है। रॉजर ने कहा, जानते हो हमारे साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? शायद किसी दुश्मन ने हमारे खाने पीने की चीज़ों में कोई ज़रर रसा दवा मिलाई है। नहीं, ये बात नहीं है। इस कोठी के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और कोठी के आसपास के बंगलों में रहने वाले फौजी भी हमारी तरह कमज़ोर पड़ गए हैं। सैकड़ों लोगों को खाने की चीज़ों में ज़रर रसा दवाएं बैक वक्त नहीं दी जा सकती। दरअसल थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर अतराफ में प्रवास कर रहा था। उसने हमारी कोठी के चारों तरफ भी एक चक्कर लगाया था। ओह गॉड, तुम ये कहना चाहते हो कि हेलीकॉप्टर के जरिए आसाबी कमजोरियों में मुब्तला करने वाली दवाएं फ़ज़ा में छिड़की गई हैं? हाँ, बेशक यही बात है। वो फौजी हेलीकॉप्टर था। किसी ने एतराज़ नहीं किया। सबने समझा फ़ज़ाई फ़ौज के जवान हमारी निगरानी कर रहे हैं। अब यह समझ में आ रहा है कि किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने फ़ज़ाइया के किसी अफसर के दिमाग पे कब्जा जमा कर ऐसी हरकत की है। उसकी बातों के दौरान फायरिंग की आवाज़ें आने लगीं, जो बतदरीज करीब आती जा रही थीं। फिर कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। थोड़ी देर बाद उन ख्यालखानी करने वालों के अंदर रहकर देखा, कई नकाबपोश दरवाजे तोड़कर कमरों में आ गए थे। उन्हें एक गन पॉइंट पर रखकर उनके बाजुओं में इंजेक्शन लगा रहे थे। देखते ही देखते वो तीनों बेहोश हो गए। मैं उनके दिमागों से निकल आया। मैं उन तीनों की मदद करना चाहता था, फिर सोचा वो असाबी कमजोरियों में मुब्तला हैं। मेरा सहारा पाकर भी भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और मेरे किसी काम नहीं आएंगे। फिर यह कि उन्हें जो भी अगवा कर रहा है उसे खुशफहमी में रहना चाहिए कि हम उसकी उन कार्रवाइयों से बेखबर हैं। सोनिया ने कहा, हाँ ठीक है, मगर उन तीन टेलीपैथी जानने वालों का अगवा बड़ा मज़े के खेस लग रहा है। क्यों मज़े के खेस क्यों लग रहा है? अकल तस्लीम नहीं करती कि इतनी सख्त निगरानी नाकाम हो गई। चंद नकाब पोश आए और मुसल्लह फौजियों का मुहासरा तोड़कर 3 अफराद को ले गए। हाँ, मगर ये तो देखो कि तीनों को अगवा करने के लिए कितनी ज़बरदस्त चाल चली गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं स्प्रे की गई। क्या इस उम्दा जहानत के मुजाहरे से इनकार करोगी? मुझे इनकार नहीं है। मैं हैरान हूँ, ये कौन टेलीपैथी जानने वाला है जो ज़बरदस्त जहानत का मुजाहरा कर रहा है और उसने इतनी बड़ी फ़ौज बना ली है जो बड़े मुल्क की फ़ौज का मुहासरा तोड़ देती है। तंजीम वाले फ़ौजियों को भी धोखा देकर उन तीनों को कहीं ले गई है। मैं समझ गया, तुम अपने इसी ख्याल पर कायम हो कि यह तंजीम वालों की सियासत है। वाकई इस पहलू से देखा जाए तो जनरल उन तीनों के अगवा का शुबा तंजीम वालों पर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे खिलाफ तंजीम वाली हुकूमत को सहारा देने आए थे। फिर उनके मुहाफिज बड़े मुल्क के फौजी थे। सोनिया ने कहा, एक नामालूम टेलीपैथी जानने वाला जनरल के दिमाग में आकर यह साबित कर चुका है कि वो जनरल के अंदर आ सकता है, तो तीनों टेलीपैथी जानने वालों के अंदर भी पहुंच सकता है। जनरल तुम पर शुबा करता रहेगा। उन तंजीम वालों ने फिर हमें मजबूर कर दिया है कि हम उनका कबाड़ा करें। अपने सर से इल्ज़ाम ख़त्म करने के लिए उन मक्कारों को बेनकाब करना होगा। वो कहने लगी, बात सिर्फ जनरल की नहीं है, मैरीना भी हम पर शुबा करेगी। क्या तुम पारस के पास गए थे? हाँ, उसने 15 मिनट बाद रब्ता करने को कहा था। इधर मैं इस नए मामले में मसरूफ़ हो गया था। अभी जाता हूँ। मैं उसके पास आया। वो कहने लगा, आपने बड़ी देर लगा दी। मैं उसे 3 ख्यालखानी करने वालों के मुताल्लिक बताने लगा। फिर उससे पूछा, मरीना कहाँ है? सो रही है, गहरी नींद में है। आपको अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकेगी। क्या कह रहे हो? पापा, उसने बहुत परेशान किया है। आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको 15 मिनट बाद आने के लिए कहा। वजह यह थी कि ये बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैंने पूछा, जब मेरे सामने मौजूद हो तो दिमाग के अंदर आने की क्या ज़रूरत है? वो कहने लगी, तुम्हारे पापा ने सांस रोककर मुझे अपने दिमाग से निकाल दिया है। वो मुझसे नाराज़ हैं। मैं तुम्हारे अंदर रहकर सुनना चाहती हूँ कि वो तुमसे क्या कहने के लिए आएंगे। मैंने कहा, तुम्हें बाप बेटे की बातें नहीं सुनना चाहिए। तुम इत्मीनान रखो,
मैं उनकी नाराज़ी दूर कर दूंगा। मेरे खामोश रहने पर उसने समझा कि मैं आपसे सोच के ज़रिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर वो अंदर आएगी तो मैं महसूस नहीं कर सकूंगा। ये सोचकर वो मेरे दिमाग में आ गई। मैंने उसे घूर कर देखा। वो सामने बैठी हुई थी। मुस्कुराकर दिमाग से निकल गई। मैंने समझ लिया ये पीछा नहीं छोड़ेगी। आप मुसलसल गुफ्तगू करेंगे तो मैं उसे महसूस नहीं कर सकूंगा, और ये बहुत ही गलत तरीक़ेकार इख्तियार कर रही है। ये बात मेरे मिजाज के खिलाफ थी। मैं अपने कमरे में आया, अपनी अटैची से मम्मा की दी हुई मखसूस अंगूठी निकाल कर पहनी, फिर वापस आकर उससे कहा, मैं खामखा दूसरे कमरे में गया था। तुम तो सोच के जरिए हर जगह मेरे दिमाग में आ सकती हो। वो हंसने लगी। मैंने पूछा, पापा तुमसे नाराज क्यों हैं? वो कहने लगी, तुम्हारे पापा को सच्ची बात कड़वी लग गई। वो छुपकर जनरल के दिमाग में जाते हैं। मैंने उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने पूछा, कैसे? वो कहने लगी, साफ जाहिर है, जख्मी जॉफरी के दिमाग से मैंने और तुम्हारे पापा ने अहम मालूमात हासिल की। लमूडा के मखसूस कोड वर्ड्स भी मालूम किए। अब उन कोड वर्ड्स के जरिए मैं जनरल के दिमाग में जा सकती हूँ, या फिर तुम्हारे पापा जा सकते हैं। चूंकि मैं नहीं गई थी, इसलिए साबित हुआ कि चोरी छुपे जाने वाले तुम्हारे पापा हैं। मैंने कहा, यकीनन पापा ने तुम्हारी बकवास को तस्लीम नहीं किया होगा। वो कहने लगी, तुम बाप की हिमायत में सच्चाई को बकवास कह रहे हो। मैंने जवाब दिया, जिस दिन तुम मेरे बाप की दयानतदारी को समझ लोगी, उनके कदमों से सर नहीं उठाओगी। लेकिन तुम्हारे पास समझने वाली अकल नहीं है। ये यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि तुम दोस्ती के किसी खूबसूरत मोड़ पर ख़तरनाक दुश्मनी करोगी, और अब मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने उसके बाजुओं को गिरफ्त में लिया और फिर मखसूस अंगूठी की सुई से उसके एक बाजू में दवा इंजेक्ट कर दी। फारस ने यह तमाम रुदात सुनाकर कहा, पापा प्लीज़, अब आप दोस्ती, खुलूस और शराफत को बालाए ताक रख दें, उसके चोर ख्यालात पढ़ें और तनवीमी अमल के ज़रिए उसके अंदर से बेएतमादी निकाल दें। बेहतर है उसे अपनी मामूला बनाकर रखें। बेटा दुरुस्त कह रहा था। पहले ही हमारे दुश्मनों की कमी नहीं थी। इस पर मेरीना भी दोस्ती करते करते कभी दुश्मनी पर उतर आती, तो ऐसी दोस्ती दुश्मनी से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। सांप आगे पीछे से आता हो तो उससे बचने के लिए उसे हलाक किया जा सकता है, लेकिन वही सांप आस्तीन में पल रहा हो तो उससे बचाव की तदबीर कारगर नहीं होती। मैं मेरीना के दिमाग में आकर सांप का मंतर पढ़ने लगा। वो मुझे महसूस नहीं कर रही थी, मेरे अमल से मुतासिर होती जा रही थी। चूंकि फौलादी जहन रखती थी, मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक थी, इसलिए ज़रा देर से मुतासिर हुई। ज़रा मुश्किल पेश आई, लेकिन मामूला बन गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूँ, तुम मेरी मामूला और ताबेदार हो। उसने तस्लीम किया, मैं तुम्हारी मामूला और ताबेदार हूँ। तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगी और मेरे अहकामात की तामील करोगी। मैं तुम्हारे सवालों का सही जवाब दूंगी और तुम्हारे अहकामात की तामील करूंगी। जवाब दो, तुम पारस को किस हद तक चाहती हो? जज्बात की इंतहा तक चाहती हूँ। अपने मुल्क और कौम को किस हद तक चाहती हो? अपने मुल्क और कौम से पैदाइशी और जन्म जन्म का रिश्ता है। एक तरफ पारस हो, दूसरी तरफ मुल्क और कौम, तो किसका साथ दोगी? किसके लिए जान की बाजी लगाओगी? मुल्क को कौम के लिए जान हाजिर है। पारस मेरी मजबूरी है, वो मेरी ज़रूरत बन गया है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वरना इतनी बड़ी दुनिया में हज़ारों मर्द मिल जाते हैं। पारस तुमसे बददिल होगा और तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तो तुम क्या करोगी? यही एक परेशानी है। कोई दूसरा मर्द पारस की जगह नहीं ले सकेगा। मैंने उसे काबू में करने के लिए एक बार कॉफ़ी में ज़ूद असर दवा मिलाकर दी। बाद में गलती का एहसास हुआ। जिस पर जहर असर ना करता हो, उस पर भला दवा क्या असर करेगी? तुम पारस को जख्मी कर सकती हो। मैंने इस पहलू पर भी गौर किया है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है। मैं उसकी नज़रों से गिरना नहीं चाहती। कुछ इस तरह जख्मी करना चाहती हूं कि नाकामी तो हो, पारस को मुझ पर शुबा ना हो। मैंने सवाल किया, अगर कोई दुश्मन उसे जख्मी करना चाहे तो तुम उसे दुश्मन से बचाओगी? हरगिज़ नहीं। यही तो बेहतरीन मौका होगा। जख्मी करने का इल्ज़ाम दुश्मन के सर होगा और मैं उसके अंदर पहुंचकर उसे अपना मामूल और ताबेदार बना दूंगी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम पारस पर कभी तनवीमी अमल नहीं करोगी और ना ही किसी भी तरह उसे जहनी या जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला करोगी। मैं कभी उस पर तनवीमी अमल नहीं करूंगी और ना ही किसी तरह उसे जहनी और जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला करूंगी। तुम पारस और फराद की फैमिली के खिलाफ किसी दुश्मन से कोई मुआहदा या साजिश नहीं करोगी। उसने वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने हुक्म दिया, तुम अपने दिमाग में सोनिया की सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। मैंने सोनिया की सोच इसलिए कहा
कि दुश्मन कभी उसे मेरी मामूला समझकर मेरी सोच का लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में जाना चाहें तो नाकाम रहें। सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती है, इसलिए कोई भी सोच नहीं सकेगा कि मैं सोनिया के लहजे में मरीना के अंदर पहुंचता हूं। उसने वादा किया कि वो सोनिया की आवाज़ और लहजे को अपने दिमाग में महसूस नहीं करेगी। मैंने कहा, अब तन्वीमी नींद मुकम्मल करो। बेदार होने के बाद तुम ये भूल जाओगी कि पारस ने तुम्हें दिमागी कमजोरी में मुब्तला किया था, और ये शुबा नहीं करोगी कि तुम पर तन्वीमी अमल किया गया है। उसने मेरे अहकामात दोहराए और फिर नींद में डूबती चली गई। मैंने पारस के पास आकर उसे बताया कि वो किस तरह उसकी दिमागी कमजोरी का इंतजार कर रही थी और उसे अपना ताबेदार बनाकर रखना चाहती थी। पापा, मैं उसकी फितरत को खूब समझता हूँ। आज तक उस पर कभी दिल से एतमाद नहीं किया। ये अच्छा हुआ कि उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो हमें नुकसान पहुंचाती, लेकिन हम उसे मामूला बनाकर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम दोनों हो कहाँ? हम न्यूयॉर्क आ गए हैं, लेकिन मैं कुछ अरसे के लिए उससे अलग हो जाऊंगा। जिससे दिल फिर जाता है उसके साथ रहने को जी नहीं चाहता। तुम्हारी मर्जी है, जो बेहतर समझो करो। मैं फिर आऊंगा। मैं सोनिया के पास आ गया, उसे मेरीना के मुताल्लिक बताया। वो भी मुतमईन होकर कहने लगी, हाँ ये अच्छा हुआ। अब उसे मजीद आजमाइश में मुब्तला करो। उसे तन्हा अपने बल पर काम करने दो, अपनी तरफ से कोई पाबंदी न लगाओ। जब वो ठोकरें खाएगी तो हमारी दोस्ती की कदर करेगी। हम लंदन से पेरिस आ गए। फरहाद विलेज में दाखिल होने और वहाँ एक दिन भी क़याम करने के लिए फ्रांस की इंटेलिजेंस के चीफ से इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता था। सोनिया ने यह तरीक़ेकार इख्तियार किया था ताकि हमारी बस्ती में कोई गैर ज़रूरी शख्स दाखिल ना हो सके। बाबा साहिब के इदारे के जासूस हमारी बस्ती में रहने वालों और नए आने वालों को हमेशा नज़रों में रखते थे। वहाँ सोनिया, पुलिस और सुराग रसानों के दरमियान राब्ता कायम रखने के लिए टेलीफोन और ट्रांसमीटर के अलावा फैक्स मशीन नस्ब की गई थी। खुदकार अलार्म थे जो दुश्मन की किसी गलती से पुलिस और सुराग रसानों तक खतरे का सायरन सुना देते थे। गरज ये कि वहाँ दुश्मनों के दाखिले को नामुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। फरहाद विलेज में पहले ही एक डमी सोनिया और डमी फरहाद मौजूद थे जो बड़ी उम्दगी से हमारा रोल अदा कर रहे थे। मैं और सोनिया पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसर बनकर वहां पहुंच गए। मारिया हमारी बेटी की हैसियत से हमारे साथ थी। मारिया पहले भी बस्ती में आ चुकी थी और एक अरसे तक सोनिया के साथ वहां रह चुकी थी। सोनिया उसे सिखा रही थी। मारिया, देखी हुई जगह को भी देखने और समझने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। तुम रोज सुबह जॉगिंग के लिए मीलों दूर जाया करोगी और गहरी नज़रों से देखती रहोगी कि हमारे मुसल्ला गार्ड्स में और हिफाजती इंतजामात में कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं तुम्हें देखने और परखने और हालात को सही तौर से समझने के गुर समझाती रहूंगी। हमें रिहाइश के लिए एक बंगला और 2 मुलाजिम भी दिए गए थे। उस बस्ती के बंगलों, क्लबों और दीगर तफरी गाहों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिम महज मुलाजिम नहीं थे, बल्कि खुफिया पुलिस के आदमी थे। हमारे दोनों मुलाजिम हमारी असलियत नहीं जानते थे, इसलिए वो पहले ही दिन से हम पर कड़ी नज़र रखने लगे थे। ये फ़र्ज शनासी और मुस्तदी देखकर खुशी होती थी। ऐसा भी हुआ कि जिसने भी फ़र्ज की अदायगी में कोताही की या जो छोटे बड़े मामलात में गाफिल पाया गया, उसे फ़ौरन उस बस्ती से निकाल दिया गया। ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद हमारे जासूस वगैरह की नज़रों में आ जाते थे या हम टेलीपैथी के ज़रिए उनकी गलतियाँ पकड़ लेते थे। बाबा साहिब के इदारे में हमारी बस्ती के एक एक फ़र्द के नाम, पते और उनकी आवाज़ें और तस्वीरें मौजूद थीं। सलमान, सुल्ताना, लैला, जोजो और रसवंती फुर्सत के औकात में किसी न किसी के दिमाग के अंदर पहुंचकर उसकी कारकर्दगी को चेक करते रहते थे। मैं भी अक्सर ये फ़राइज़ अंजाम देता था, क्योंकि इस तरह मेरे नाम की वो बस्ती दुश्मनों से महफूज रह सकती थी। मैं बंगले के एक बेडरूम में आकर आराम से बैठ गया। सोनिया मारिया को साथ लेकर पूरी बस्ती का मुआयना करने चली गई। मैं उन 3 टेलीपैथी जानने वालों के पास जाना चाहता था जिन्हें तंजीम वाले मुल्क में अगवा किया गया था। अगवा करने वाले उन्हें बेहोश करके ले गए थे। बेहोशी की हालत में उनके दिमाग कमज़ोर थे और कमज़ोर दिमागों से कोई काम नहीं लिया जा सकता था, इसलिए मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ आया था। अब कई घंटे बाद वहां गया तो मेरी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। सोच की लहरों को उनमें से किसी का दिमाग नहीं मिला। इसके 2 मतलब हो सकते थे। एक तो यह कि वो तीनों मर चुके थे या फिर उनके ब्रेन ऑपरेशन किए जा रहे थे, और यही बात हो सकती थी। वो जल्द अज जल्द उन्हें ब्रेन ऑपरेशन से गुजार कर उनकी आवाज़, लहजा और वफादारी बदल देना चाहते थे। ब्रेन ऑपरेशन बच्चों का खेल नहीं होता, इसकी तैयारी पहले से की गई होगी और ये भी इत्मीनान कर लिया गया होगा कि जिस खुफिया अड्डे में वो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ कोई दुश्मन या पुलिस और फौज वाले नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ सोनिया के शुबहात की और तस्दीक हो गई।
ये तंजीम वालों के घर का मामला था। उन्होंने तीनों को अपने एक घर से अगवा करके दूसरे घर पहुंचा दिया था। उन तीनों को तलाश करने वाले भी अपने जासूस और फौजी थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए खुफिया ऑपरेशन थिएटर की तरफ न जाते। बड़े मुल्क के फौजियों के साथ मिलकर पूरे तंजीम वाले मुल्क में उन्हें ढूंढते फिरते और बड़े मुल्क के हुक्काम अपनी मासूमियत के यकीन दिलाते रहते कि वो अगवा के मुजरिम नहीं हैं। मैं एक तंजीम वाले हाकिम के दिमाग में आ गया। उसके आसपास एक फौजी आला अफसर और बड़े मुल्क के हुकूमत के दो नुमाइंदे बैठे हुए थे। एक नुमाइंदा कह रहा था, हम यकीन नहीं कर सकते कि अगवा करने वालों ने उन तीनों को दिमागी तौर पर भी गायब कर दिया है। फौज के आला अफसर ने कहा, हमें भी यकीन नहीं। अगर आपका कोई ख्याल खानी करने वाला उन तीनों के दिमागों में पहुंचने में नाकाम हो गया है और उनकी दिमागी तौर पर मौजूदगी साबित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो तीनों मार दिए गए हैं। दूसरे नुमाइंदे ने कहा, इसका मतलब यह हो सकता है कि उनका ब्रेन ऑपरेशन किया जा रहा है और वो ऑपरेशन इसी मुल्क में बल्कि इसी शहर में कहीं हो रहा है। तंजीम वाले हाकिम ने कहा, यानी फराद और सोनिया ने हमारे शहर में ऐसे खुफिया अड्डे कायम किए हैं जहां वो आसानी से और इत्मीनान से ब्रेन ऑपरेशन जैसे मुश्किल मराहिल से गुजर सकते हैं। यह सोनिया और फराद का काम नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हैं? साफ जाहिर है, फराद की टीम में 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। वो हमारे आदमियों को अगवा करने के बाद उन पर तनवीमी अमल करते, उन्हें ब्रेन ऑपरेशन की ज़रूरत पेश न आए। आपके पास एक जे मॉर्गन है, वो बैक वक्त तीनों पर तनवीमी अमल नहीं कर सकता था, इसलिए आप हमारे आदमियों को ब्रेन ऑपरेशन से गुजार रहे हैं। तंजीम वाले अफसर ने कहा, प्लीज़ आप बेबुनियाद इल्ज़ाम ना दें। अव्वल तो हम पहले भी कस्में खाकर कह चुके हैं कि हमारे पास जे मॉर्गन नाम का कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। तंजीम वाले हाकिम ने कहा, आपकी हुकूमत ने 3 टेलीपैथी जानने वालों को हमारी भलाई के लिए यहाँ भेजा था। क्या हम उन्हें अगवा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? आप अपने पैरों पर नहीं मार रहे हैं, बल्कि हमारी कुल्हाड़ी हमसे छीनकर हमारे ही सरों पर मारने वाले हैं। हाकिम ने कहा, मिस्टर, आप हमारी दोस्त हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए मैं इस फजूल से इल्ज़ाम को बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या आप योगा के माहिर हैं? हम दोनों नहीं हैं। तो फिर यकीनन तुम दोनों की ज़बान से फराद बोल रहा है और हमें बड़े मुल्क की हुकूमत का दुश्मन साबित करने की बचकाना कोशिशें कर रहा है। बेहतर है तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपने हुक्काम से कहो ऐसे नुमाइंदे भेजे जाएं जिनकी ज़बान से फरहाद गुफ्तगू न कर सके। वो दोनों जाने के लिए उठ गए। एक नुमाइंदे ने कहा, हम अपने हुक्काम से ये भी कह देंगे कि आप लोगों ने बड़ी चालाकी से वक्त ज़ाया कर दिया है। जब तक हमारे दूसरे नुमाइंदे आएंगे उन तीनों का ब्रेन ऑपरेशन हो चुका होगा। वो नुमाइंदे चले गए। उनके जाने के बाद तंजीम वाले हाकिम ने कहा, पता नहीं बड़े मुल्क के हुक्काम को क्या हो गया है, खामखा हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। वो तंजीम वाला हाकिम भी हकीकत से बेखबर था। चूंकि वो भी योगा का माहिर नहीं था, इसलिए योगा जानने वाले हुक्मरानों ने असल चालबाजियों से उसे बेखबर रखा था ताकि हम जैसे ख्याल खानी करने वाले उसके दिमाग से हकीकत मालूम न कर सकें। मैंने आला अफसर के दिमाग में जाना चाहा। वो सांस रोक कर कहने लगा, सर, कोई मेरे दिमाग में आना चाहता है। हाकिम ने कहा, आने दो। जब हमने उन तीनों को अगवा नहीं कराया है तो अंदेशा किस बात का है? अंदेशा यह है कि ख्याल खानी करने वाले एक बात मालूम करने आते हैं और चुपके से चोर ख्यालात पढ़कर दूसरे बहुत से अहम राज मालूम कर लेते हैं। जो भी मेरे पास आना चाहता है वो इस वक्त आपके दिमाग में हमारी बातें सुन रहा है। अगर वो बड़े मुल्क की हुकूमत का नुमाइंदा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं लेकिन एक दूसरे के राजों में शरीक नहीं हैं। मैं वापस आ गया। उनसे मेरा कोई काम नहीं निकल सकता था। जिनसे काम निकल सकता था वो सारे तंजीम वाले हुक्काम योगा के माहिर थे। अब तो ये रास्ता भी बंद हो गया था कि किसी ख्वाबावर गोली खाने वाले हाकिम के दिमाग में पहुंचता। उन्होंने ऐसे हुक्मरानों को अपनी हुकूमत से खारिज कर दिया था। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। सोनिया और मारिया बस्ती में घूमती फिर रही थीं। मैं बंगले में तन्हा था। वक्त गुजारने के लिए बाबा साहिब के दायरे के उस जासूस के दिमाग में गया जो तंजीम वाले मुल्क में रहता था। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने कोड वर्ड्स अदा करके अपनी शनाख्त पेश की। फिर कहा, तंजीम वाली हुकूमत में चंद योगा के माहिर हुक्काम और फौजी अफसरान हैं। ये लोग बड़ी खुफिया चालें चल रहे हैं। हम चालों को समझ रहे हैं लेकिन उनका तोड़ नहीं कर सकते। जासूस ने कहा, और इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने दिमागों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हाँ, ये दरवाजे तुम खोल सकते हो। मैं हाजिर हूँ। आप कोई रास्ता बताएं। आजकल तंजीम वाली हुकूमत के तमाम अहम मामलात 7 अफराद के हाथों में हैं। उनमें से 3 सिविल हुक्काम हैं और 4 फौजी अफसरान हैं।
ये सातों बड़े सख्त हिफाजती इंतजामात में रहते हैं, किसी से रूबरू मुलाकात नहीं करते, उनकी बीवी बच्चे नहीं हैं। ये मुख्तलिफ सरकारी बंगलों में रहते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ बाहर से अंदर नहीं आती और अंदर से कोई इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाता। वाकई सख्त इंतजामात हैं। मैंने कहा, ज़रा मेहनत करोगे तो हिफाजती इंतजामात कमज़ोर पड़ जाएंगे। आप हुक्म दें। गोश्त, मछलियाँ और अंडे उन बंगलों के अंदर जाते होंगे। कच्ची सब्जियों और कच्चे गोश्त वगैरह की मेडिकल चेकिंग का कोई मुस्तनद तरीका नहीं होता। उन्हें पकाने के बाद दूसरा मुलाजिम या डॉक्टर खाना खाकर चेक करते होंगे, फिर अपने हुक्काम और अफसरान को खाने के लिए देते होंगे। जी हाँ, वो खाने पीने के मामलात में भी एहतियात से काम ले रहे हैं। तुम ये मालूम करो कि जिन जानवरों का गोश्त उनके बंगलों में पहुंचाया जाता है वो जानवर कहाँ रखे जाते हैं, अंडे कहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। तुम उन जानवरों को ऐसा इंजेक्शन लगा सकते हो जिसके ज़रिए गोश्त में नादीदा जरासीम पैदा हो जाए या ऐसी तासीर पैदा हो जाए कि उसे खाने वाले फौरी रद्द अमल महसूस ना करें, बल्कि रफ्ता रफ्ता आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला होते जाएं। जासूस ने कहा, सीधी सी बात है जनाब, पानी की पाइपलाइन में सुराख करके दवा पहुंचा दूंगा, उसे पीते ही वो टेलीपैथी की मुट्ठी में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ ना करना। वो लोग कोई 11 घंटे पहले आसाबी कमज़ोरी की दवा फ़ज़ा में स्प्रे कर चुके हैं। उन्होंने पानी में दवा हल करने के मुताल्लिक सोचा होगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं किया। उनके जहनों में ये बात होगी कि हम योगा के माहिर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ऐसा कर सकते हैं, लिहाजा पानी की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होगी। जो रास्ता मैं बताता हूँ उस पर अपने साथियों के साथ अमल करो। हमारी गुफ्तगू के दौरान उसका जासूस साथी तेज़ी से चलता हुआ बाहर से आया, फिर कहने लगा, समंदर के साहिल पर जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं वहाँ से बड़ी देर तक गोलियाँ चलने की आवाज़ें आती रहीं। मैंने उधर जाना चाहा तो पता चला कि तमाम रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मैं जिसके दिमाग में था उसने कहा, फराज साहिब, योगा के माहिर हुक्मरान उसी इलाके में रहते हैं, ज़रूर उनके साथ कोई गड़बड़ हो रही है। मैं अभी मालूम करता हूँ, तुम अपने साथियों के साथ मेरी हिदायत पर अमल करो, मैं फिर आऊँगा। मैं थोड़ी देर पहले एक फ़ौजी अफसर के दिमाग में गया था, उसने सांस रोक ली थी। अब जो गया तो वो मजबूर हो चुका था। उसके बाजू में गोली लगी थी। कोई मुझसे पहले उसके दिमाग में पहुंचा हुआ था, और मज़े की बात यह थी कि वो आला अफसर से कह रहा था, तुमने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे थे ताकि तुम्हारी दोगली हरकतों का इल्म हमें ना हो, मगर अब यह हकीकत कैसे छुपाओगे कि तुम लोगों ने ही मेहमान टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया है। अफसर ने कहा, यह झूठ है, तुम्हारे चोर ख्यालात सच कह रहे हैं। इनकार के बावजूद मैं तुम्हारे दिमाग से सच्चाई पढ़ रहा हूं। मैं भी उनकी गुफ्तगू के दौरान सच्चाई पढ़ रहा था। वो अफसर ये जानता था कि उन तीनों टेलीपैथी जानने वालों को तंजीम वाली हुकूमत का वफादार बनाने के लिए अगवा किया गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि तीनों को किस खुफिया ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया गया है। ये बात सिर्फ जनरल को मालूम थी। मैं फौरन ही जनरल के दिमाग में पहुंच गया। उसने सांस रोक ली, यानी सरकारी बंगलों में जो फायरिंग हुई थी वो उस फायरिंग से महफूज था। मैं दूसरे हुक्काम के पास गया। उन हुक्काम और अफसरान के दिमागों में जगह मिल गई, क्योंकि वो भी जख्मी थे। उसी इलाके के मखसूस बंगलों में बड़े ही मुनज़्ज़म हमले किए गए थे। उन सब के दिमागों ने भी एतराफ़ किया कि उन तीनों को ब्रेन ऑपरेशन के ज़रिए तंजीम वाली हुकूमत का वफादार बनाने के लिए अगवा किया गया है। उनमें से कोई खुफिया ब्रेन ऑपरेशन थिएटर नहीं जानता था, सिर्फ जनरल को उसका इल्म था। दूसरी तरफ जनरल रेडियो और टीवी के ज़रिए हंगामी हालात का ऐलान कर रहा था। उसके हुक्म के मुताबिक फ़ौज के जवान सड़कों पर गश्त करने आ गए थे। 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया था। फ़ौज तमाम अहम शहरी मोर्चे संभाल रही थी। 12 घंटे के अंदर एक नई और मजबूत हुकूमत कायम करने का यकीन दिलाया जा रहा था। मैं बाबा साहिब के इदारे के जासूस के पास आ गया। वो टीवी के सामने बैठा फ़ौजी अहकामात सुन रहा था। मैंने कहा, नई हुकूमत में भी योगा के माहिरीन आएंगे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। मैंने जो हिदायत दी हैं उन पर अमल करने की कोशिश करते रहो। जी बेहतर जनाब। नई हुकूमत कायम होने के बाद पहले ये मालूम करूँगा कि नए हुक्मरानों की रिहाइशगाहें कहाँ होंगी। उसके बाद सप्लाई की जाने वाली खुराक पर हाथ की सफाई दिखाऊंगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोला तो मुलाजिम एकदम से चौंक गया, उछल पड़ा। वो दरवाजे से कान लगा ये सुनने की कोशिश कर रहा था कि कमरे के अंदर मेरे उठने बैठने की आवाज़ें आ रही हैं या नहीं, मैं तन्हा क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से बात बनाते हुए बोला, मैं दरवाजे के पास आकर सोच रहा था आपको चाय पीने के लिए आवाज़ दूं या ना दूं। आपने आवाज़ देने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, जाओ चाय ले आओ। वो चला गया।
मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गया। फिर उस मुलाजिम के दिमाग में पहुंचा। वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए। फिर पूछा, क्या रिपोर्ट है? उसने कहा, जनाब, यहाँ आने वाली मैडम अपनी बेटी के साथ बस्ती में कहीं गई हैं। साहिब 2 घंटे से कमरे के अंदर बैठा हुआ था। मैं कुछ मालूम ना कर सका कि वो बंद कमरे में क्या कर रहा है। मैंने कहा, यह तुम्हारी नाअहली है। वो बंद कमरे में कोई तकरीबी कार्रवाई कर रहा होगा, तब भी तुम मजबूरी जाहिर करोगे। जनाब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ये साहिब कमरे से बाहर जाएगा, मैं कमरे में जासूसी आलात छुपा कर रख दूंगा। मैं बाकी कमरों में ऐसा कर चुका हूं। मैंने उसे बातों में उलझाकर चोर ख्यालात से मालूम करना चाहा कि उसने सोनी और मारिया के कमरों में कहाँ कहाँ आलात छुपाए हैं और मेरे कमरे में कहाँ छुपाएगा। वो चाय लेकर आ रहा था। मैं वॉशरूम में चला गया। उसने प्याली सेंटर टेबल पर रखी। फिर जल्दी से जासूसी आलात लाने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं वॉशरूम से निकलकर सोनी और मारिया के कमरे में आ गया। वहां से जासूसी आलात उठाए, फिर अपने कमरे में लाकर उन्हें वहां रख दिया जहां वो आइंदा मेरे लिए भी आलात रखना चाहता था। मैं बैठकर चाय पीने लगा। वो दरवाजे पर आकर ठिठक गया। उसे तवक्को नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी वॉशरूम से निकल आऊंगा। वो वापस चला गया। मैं चाय की प्याली खाली करके कमरे से बाहर आ गया। फिर बंगले के बरामदे में पहुंच गया। दूर से सोनी और मारिया आती दिखाई दे रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इहाते के गेट के पास आया। फिर उसे खोलकर सोनिया से कहने लगा, क्या हाल है हमारी बस्ती का? हाँ, सब ठीक है। तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। हमारे तमाम ख्यालखानी करने वालों की भी रिपोर्ट यही है कि यहाँ सब फर्शनास और वफादार हैं। क्या गैर ज़रूरी लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं? हाँ, कुछ करते हैं, फिर मायूस होकर चले जाते हैं। एक बार नौजवानों का एक रोज़ ज़बरदस्ती दाखिल होना चाहता था। हवाई फायरिंग से घबरा कर भाग गया। एक बार रात को किसी ने नकब लगाने की कोशिश की, फिर बिजली की नादीदा तारों के झटके खाकर बेहोश हो गया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाकर भगा दिया गया। हम बातें करते हुए बंगले के अंदर आ गए। हमारे पीछे ही दरवाज़ा बंद हो गया। हमने पलट कर देखा। मुलाजिम हाथ में रिवॉल्वर लिए मुझे निशाने पर रखते हुए कह रहा था, खबरदार, हरकत ना करना। कौन हो तुम और जनाब फराज साहिब के कोड वर्ड्स कैसे जानते हो? मैंने कहा, मैं किसी के कोड वर्ड्स नहीं जानता। तुम जानते हो, अभी मेरे दिमाग में आए थे। मैं धोखा खा गया था। तुमने मेरे चोर ख्यालात पढ़े और 2 कमरों से जासूसी आलात उठाकर तीसरे कमरे में ले गए। इसका मकसद क्या है? मकसद महज तुम्हें आजमाना था कि तुम कितने समझदार हो। अब समझदारी का काम और करो। तुम्हारे फराज साहिब अपने बंगले में हैं। उनसे फ़ोन पर मेरे मुताल्लिक मालूमात करो। उसने मुझे सोचती हुई नज़रों से देखा। फिर रिसीवर उठाकर डमी फराज से रब्ता कराने को कहा। रब्ता कायम होते ही उसने कहा, जनाब, मैं बंगला नंबर 34 से बोल रहा हूँ। यहाँ जो साहिब आए हैं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने इन्हें रिवॉल्वर की जद में रखा है। दूसरी तरफ से डमी ने कहा, रिवॉल्वर जेब में रख लो। लेकिन जनाब, ये साहिब आपके कोड वर्ड्स अदा करके मेरे दिमाग में आए थे। तुम गधे हो। वो नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग में आया था। मजीद बात ना करो। उन साहिब को सॉरी कह दो और आइंदा किसी तरह का शुबा ना करो। वो हमारे ख़ास लोग हैं। जी जनाब, जो हुक्म जनाब। उसने रिसीवर रख दिया। फिर रिवॉल्वर को जेब में रखते हुए कहने लगा, सॉरी जनाब। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि तुम फर्शनास हो। जाओ, हमें कॉफ़ी पिलाओ। वो चला गया। सोनिया ने कहा, अब बड़े मुल्क और तंजीम वालों के दरमियान बात हो जाएगी। भेद खुल चुका है। वो अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों को वापस तलब करेंगे। 3 नहीं, 4 कहो। उन जख्मी योगा के माहिर हुक्मरानों के चोर ख्यालात ने यह भी बता दिया है कि उन्होंने जे मॉर्गन का भी ब्रेन वॉश करके उसे अपना वफादार बना लिया है। सोनिया ने कहा, लेकिन ये तंजीम वाले बड़े ढीठ हैं। जनरल कह रहा था, मैं मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन से पूछता हूँ, क्या वो मेरे एक मातहत की रिपोर्ट को मुझसे ज़्यादा अहमियत देंगे? होलीमैन ने कहा, जनरल, हम उस वक्त तक मातहत हैं जब तक आप खुश उसलूबी से फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। गलतियाँ करेंगे तो हम उन गलतियों की रिपोर्ट इजलास में पेश करेंगे। मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप अभी मरीना से दूर रहें, क्योंकि उसके पीछे फराद का दिमाग काम कर रहा है। लेकिन आपने जॉफरी वॉल्टन के मशवरे पर उसके 5 ख्यालखानी करने वालों को पकड़ा। उसे भी पकड़ने के लिए उसकी रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया। उधर उसने आपके 8 ख्यालखानी करने वाले मार दिए। जॉफरी के जरिए दुश्मन को ट्रांसफार्मर मशीन का ठिकाना मालूम हो गया। आपने उस मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल करने के फौरी इंतजामात नहीं किए। फिर अपने दिमाग में किसी दुश्मन ख्यालखानी करने वाले को बार बार आने का मौका दिया।
उसे जॉन नमूडा समझ लिया और असल जॉन नमूडा को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। जनरल ने कहा, हाँ हाँ बोलो, खूब बोलो, मुझ पर खूब कीचड़ उछालो। क्या और कुछ रह गया है? हाँ, तुम्हारी आखिरी गलती यह है कि तुमने ट्रांसफार्मर मशीन से डमी फराद पैदा किया है। क्या फराद और उसकी फैमिली मेम्बरान को नादान या अहमक समझते हो? वो डमी एक बार किसी की नज़रों में आएगा तो फराद के ख्याल खानी करने वाले उसे सोच के राब्ते और कोर्ट वर्ड से पकड़ लेंगे। जनरल ने इजलास में बैठे हुए आला हुक्काम और फौजी अफसरान पर एक नज़र डाली, फिर कहने लगा, आप लोगों के तेवर बता रहे हैं कि मुझसे जबरन इस्तीफ़ा लिया जाएगा। एक हाकिम ने कहा, समझ गए हो तो इस्तीफ़ा अभी लिख दो। वो बड़े एतमाद से कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, इस्तीफ़ा देने से पहले ही फौजी बगावत शुरू हो जाएगी। एक मुहिब वतन जनरल को फौजी बगावत की धमकी नहीं देना चाहिए। ये धमकी नहीं है, ये स्टेट की फ़ौज मार्शल डी मोरा की कमांड में है और मार्शल डी मोरा मेरा हिमायती है। डमी फराज जैसे और 2 टेलीपैथी जानने वाले मेरे फर्मा बरदार हैं और ट्रांसफार्मर मशीन की दिन रात हिफाजत करने वाला फौजी दस्ता मेरे अहकामात का पाबंद है। उसकी बात ख़त्म होते ही मार्शल डी मोरा हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ मुसल्लह फौजी जवान भी थे। वो जवान जनरल के आसपास और पीछे आकर उसे निशाने पर लेकर खड़े हो गए। मार्शल ने कहा, सॉरी जनरल, हमारी दोस्ती फौजी फ़राइज़ की हद तक है। जो फ़राइज़ की हद से निकलेगा और अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा वह दोस्त नहीं दुश्मन होगा। जनरल उठकर खड़ा हो गया। मार्शल ने कहा, तुम्हारे डमी फराद और मज़ीद 2 टेलीपैथी जानने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके दिमागों से तुम्हारी वफादारी निकाल दी जाएगी। जाओ, हमेशा के लिए अलविदा। वो जाने लगा। जब दरवाजे पर पहुंचा तो मार्शल ने कहा, जनरल, तुम बेशक मुहिब वतन थे, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे। इख्तिदार हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन इख्तिदार हासिल हो जाए तो उसे संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम भी ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट की तरह खुद सर और खुद मुख्तार होते जा रहे थे। तुम अपने अंजाम पर पछताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन दूसरे साहिबान इख्तिदार तुम जैसों के अंजाम से इबरत हासिल करेंगे। वो फायरिंग स्क्वाड के सामने सजाए मौत पाने के लिए चला गया। मार्शल डी मोरा ने कहा, आइंदा कोई हाकिम और कोई फौजी अफसर तनहा टेलीपैथी के शोबे का इंचार्ज नहीं होगा। 2 सिविल और 2 आला फौजी अफसरान एक टीम बनाएंगे। उन चारों के 4 मुशीर और 4 टेलीपैथी जानने वाले मातहत हुआ करेंगे। ये तरीक़ाकार मुनासिब रहेगा। एक ने पूछा, क्या ट्रांसफार्मर मशीन को दूसरी महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है? मशीन अभी जहाँ है वहाँ बहुत ज़्यादा महफूज है। उसे दूसरी जगह मुंतकिल करने में ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आएंगी। हो सकता है दुश्मन इसी ताक में हो कि उसे दूसरी जगह मुंतकिल करने के दौरान नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। हम ऐसा कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते। वैसे आप लोग इत्मीनान रखें, मशीन की हिफाजत के लिए और ज़्यादा तवज्जो से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। एक फ़ौजी अफसर ने कहा, घर को आग लगती है घर के चिराग से। ये बात मेरीना पर सादिक आ रही है। उसकी वजह से फराद को हमारे करीब पहुंचने की बहुत सी सहूलतें हासिल हो रही हैं। एक हाकिम ने कहा, यह हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। जब भी हमने काबिल और ज़हीन टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए, वो खुद सर और बाकी हो गए। ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट्स और मेरीना, ये सब ताज़ा मिसालें हैं। हमारे दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले पैदा हुए और हराम मौत मारे गए। क्या इस बदबख्ती या हमारी नाअहली का कोई इलाज है? मार्शल ने कहा, हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन में इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे। होलीमैन ने कहा, मेरा मशवरा है, जब तक हम अपने टेलीपैथी जानने वालों की मुकम्मल हिफाजत करने के अहल ना हो जाएं, तब तक कोई नया टेलीपैथी जानने वाला पैदा न किया जाए। एक हाकिम ने कहा, इस तरह हम टेलीपैथी के हथियारों से महरूम रहेंगे। होलीमैन ने कहा, ऐसे हथियारों का क्या फ़ायदा जो दुश्मनों के हाथों में चले जाएं? हमारे 3 टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन समेत तंजीम वालों की गोद में चले गए हैं। मेरीना के कब्जे में पॉल हॉपकिन था। फिर उसने ब्लैक सीक्रेट्स की हिमाकतों से फ़ायदा उठाकर 3 और ख्यालखानी करने वालों को पकड़ लिया। उनमें से एक का नाम बारबरा निक्सन, दूसरे का नाम जेरी हॉक और तीसरे का नाम रॉकी है। मेरीना फराद की मुट्ठी में है, लिहाजा ये तमाम ख्यालखानी करने वाले भी फराद के कब्जे में हैं। लंदन में हमारा एक ख्यालखानी करने वाला एवॉन रास्का था। उसने हमसे रब्ता ख़त्म कर दिया है और कहीं आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा है। मार्टन रसल का भी कोई पता नहीं है। आप इन हालात के पेश नज़र जवाब दें, क्या हम दुश्मनों के लिए ख्यालखानी करने वाले पैदा कर रहे हैं? सबने उसकी तायीद की। एक ने कहा, यह दुरुस्त है, हथियार हम पैदा करें,
और वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हों तो ये हम पैदा करने वालों की हिमाकत है। पहले ये मुकम्मल यकीन किया जाए कि हमारा एक भी टेलीपैथी जानने वाला दुश्मनों के हाथ नहीं लगेगा और वो फरहाद की तरह ख्याल खानी के कारनामे अंजाम देगा, तब ऐसा एक ख्याल खानी करने वाला पैदा किया जाए। दूसरे ने सवाल किया, फिलहाल हमारे पास कितने हैं? मार्शल ने कहा, हमारा एक ख्याल खानी करने वाला न्यूयॉर्क में है, उसका नाम पास्को रोट है। दूसरा ये आपके सामने जॉन लमूडा है। तीसरा डमी फरहाद है जिसका असल नाम फ्रीजर है। चौथी एक लड़की का नाम राइमा जॉन है। कर्नल ने कहा, हमारे लिए यही बेहतर है कि मौजूदा चारों ख्याल खानी करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देकर उनसे अहम काम लिए जाएं और हमारे जितने टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों की झोली में गए हैं उन्हें हर हाल में वापस लाया जाए। वो सब एक दूसरे के मशवरे से नए मंसूबे बना रहे थे और नया तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे थे। ख़ास तौर पर ये अहद कर रहे थे कि तंजीम वालों से और नरीना से अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को छीन लेंगे।